हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स? आ जाइए, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। कल आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी, मैंने अपडेट आप सभी को दे दिया था। आज हम यहाँ पर क्लास करेंगे और ये हम यहाँ पर 18 का पेपर करेंगे संस्कृत का। 25 नंबर का पेपर है, 1 घंटे का टाइम इंटरवल रहता है, आपको ये सारी जानकारी है। पर अब हम देखेंगे कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, पूरा जो डिस्कस है वो करेंगे। सारे तीनों टाइप के पेपर्स में मतलब जो क्वेश्चंस रहते हैं, फॉर्मेट रहता है, उन पे हर एक पॉइंट को देखें। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको लिख कर ले के आई हूँ, लिखा है मैंने खुद भी टाइम निकाल कर कि चीज़ें आपको हो जाएं। 17 वाले पेपर को मैंने लिख नहीं पाई थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट पेपर पे ही करवा दिया था। आज मैं आपको पूरा वहाँ पर पूरा मीनिंग के साथ बता दूंगी, ठीक है। आई होप सो क्लास पसंद आएगी, और पसंद इन द सेंस ये है कि समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो ये आपका पेपर का पूरा फॉर्मेट है। सबसे पहला आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए किस प्रकार की लकार का प्रयोग किया जाता है। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार और लंग लकार। आंसर करिए। आप जानते हैं कि संस्कृत में हमें 5 लकार के ही प्रयोग हमने मेनली किए हुए हैं, मुख्यतः वही 5 आते हैं। तो उन पांचों में आपको जो 5 लकार बताए गए, किसी न किसी काल को वो संबोधित करते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भूतकाल, भविष्यकाल, आज्ञा के लिए, विधिलिंग के लिए, ऐसे आपको आते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि भविष्यकाल की अगर आपसे बात कह रहा है तो यहाँ पर क्या होगा। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, सी ऑप्शन होगा, लिट लकार। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्याकरण में संस्कृत व्याकरण के दृष्टि से सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है, मतलब शुद्ध कौन सा। उपरोक्त, उपयुक्त, उपयुक्त और उपरियुक्त। शुद्ध वर्तनी के शब्द भी आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, दूसरे में क्या करेक्ट होगा। संस्कृत व्याकरण के दृष्टि से कौन सी किसकी वर्तनी एकदम शुद्ध और क्लियर है, कह सकते हैं परफेक्ट है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन जो है, ये वर्तनी आपकी सही है, बाकी तीनों और जो शेष है वो गलत है। नेक्स्ट आइए, आपको संस्कृत में गिनती आती है, 1 से लेकर 100 तक गिनती कही जाती है कि आप तैयार करिए। मेनली हमें 50 तक ही पूछा जाता है। आप ये चीज़ देख सकते हैं कि संख्यावाची शब्द आपको षड्वती पूछा है, तो इसका अंक हिंदी में क्या होगा। 69, 96, 79 और 66। इस बार 50 के ऊपर से पूछ लिया है, आपको पूछा गया है। तो मे भी आपके पेपर में इस बार भी आपको 50 के ऊपर आए। मुख्यतः तो 50 के अंदर ही पूछता है। तो यहाँ पे जो आपको तीसरा दिया गया है षड्वती, उसका राइट आंसर बी ऑप्शन है, 96, ठीक है। तो हम उधर की भी कुछ चीज़ों को ज़रूर देख लेंगे, और ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई और ऑलरेडी बता रखी है, पूरी गिनती मैंने करवाई हुई है। आगे बढ़िए इसी के साथ। कर्ता का इष्टतम कारक है, कर्ता का इष्टतम कारक क्या है। संबंध है, करण है, संप्रदान है, कर्म है। चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। कर्ता का इष्टतम कारक है, तो एक ऑप्शन आपके लिए क्लियर है, वो है आपका कर्म, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, अके सर्वेण दीर्घा। अका सर्वेण दीर्घा, ये सूत्र है, ये संधि का सूत्र है। जैसे स्वर संधि, यण संधि, विसर्ग संधि संधियाँ होती हैं, इनके संस्कृत में सूत्र होते हैं, फिर वही सेम मीनिंग भी होती है। जो हिंदी ग्रामर में हम पढ़ते हैं, तो हिंदी में जो लिखा था वही संस्कृत में इसमें सूत्र भी होता है। तो अका सर्वेण दीर्घा, तो ये किस चीज़ का, किसका संधि का सूत्र। अयादि का है, दीर्घ का है, गुण का है, यण का है। आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अका सर्वेण दीर्घा। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। 5th का सी, दीर्घ संधि का ये सूत्र है। आपके 5 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आने हैं वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया। आई होप सो कि आप सभी को 5 में से 5 मिला होगा। इजी प्रश्न था, बहुत टफ नहीं था। आगे बढ़ते हैं और अति लघुत्तरी के क्रम में बढ़ते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है, आपको श्लोक दिया है, श्लोक का अर्थ बताना है। श्लोक आपको संस्कृत में दिया गया है, लिखा है प्रारब्ध मुक्त, ठीक है। प्रारब्ध मुक्त मजना मजना ना परिजात जंती। प्रारब्ध मुक्त जन्मजना ना परिजात जंती, इस श्लोक का अर्थ है। आप इस श्लोक का क्या अर्थ बताएंगे। मैंने इसका आंसर चलिए दिखाते हैं। ये राइटिंग पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ठीक है, मैंने ये लिखा है, लेकिन मेरी राइटिंग बिल्कुल मत जाइएगा। 6th का आंसर है कि प्रारब्ध कर्म घटना अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के में शरीर के रहने तक ही रहती है, ठीक है। प्रारब्ध की जो घटना है या क्रम है, जो काम है हमारे, जो पूर्व जन्मों के भी काम है, उनकी जो परिस्थितियां या जो भी घटनाएं वो हमारे शरीर के रहने तक ही रहती हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, उन पर इनका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। और प्रारब्ध का मतलब होता है हमारे पूर्व जन्मों के कर्म, उसी के हिसाब से हमें नेक्स्ट जन्म में हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो ये आपका 6th का हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद एक आपसे पूछा गया है 7th में, युष्मद् शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन का रूप लिखना है। सिर्फ प्रथमा विभक्ति का लिखना है, ना कि तीनों विभक्तियां का। तो युष्मद् शब्द का आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको इसका पूछ रहा है तो 7th में आप क्या बताएंगे देख सकते हैं। ये इस तरीके से आप पूरा लिखिएगा कॉलम बनाकर, विभक्ति वचन। तो प्रथमा विभक्ति त्वम युवाम युवम, तीनों वचन के बारे में पूछा था युष्मद् शब्द का, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न आपको दिया गया है, बलि यचते वासुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक का सूत्र लिखे। ये भी एक टफ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर है बलि याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा सूत्र बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 8 का आंसर है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि धरती पर बल ही पूजनी है। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर बल ही पूजनी है। जिस प्रकार चींटी अपने बल के द्वारा कार्य करती, चींटी के पास छोटी चींटी होती है, लेकिन जितना उसके पास बल होता है वो उतने हिसाब से काम करती है। तो यह कार्य कर्म संज्ञा विधायक के सूत्र में आता है। किस में आता है? कर्म संज्ञा विधायक के सूत्र में आता है, जो कि आपसे पूछा गया है ऊपर। आगे बढ़िए, देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आज का यहाँ पर है कि श्याम बुद्धिमान लड़का है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हिंदी में आपको अनुवाद पूछा गया, आपको संस्कृत में इसका उत्तर देना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न और इजी प्रश्न है ये वाला, तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। श्यामा बुद्धिमाना बालका अस्ति, श्यामा बुद्धिमाना बालका अस्ति। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पितरों शब्द का समास विग्रह और समास का नाम बताइए। पहले तो समास विग्रह बताइए, फिर आप समास का नाम बताइए। क्लास पसंद आ रही तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं इस तरह के सारे पेपर्स आपको जल्द से जल्द करवा दूंगी। तो पितरों शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो माताचा पिताचा होगा, और ये एकेश्वर एक शेष द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के दो प्रकार होते हैं, एक शेष द्वंद्व समास है। ठीक है, आप द्वंद्व समास भी कल लिख देंगे कि ये द्वंद्व समास है, तो अभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है अका प्रत्याहार में कितने वर्ण। ये तो आपका क्वेश्चन रिपीट होगा, 17 में भी था। इसके 5 वर्ण होते हैं। छोटा आ होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है, री होती है और री होती है। ये देखिए 5 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटी ई है, बड़ी ई गलती से लिख दिया था मैंने, काट दिया। ऊ है, री है और ली है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो आपके जो तिलक उत्तरी के सेक्शन है वो भी होते हैं समाप्त। मैं आपका बहुत वक्त नहीं लूँगी, 10 से 11 मिनट की क्लास करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे सालों के पेपर्स बचे हैं कराने को। तो इसलिए ये चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में मिले, आपका भी टाइम बहुत कीमती है, तो ये चीज़ें इसलिए इस तरह मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण की 2 विधियाँ या कितनी लिखी, ये नहीं लिखा है, विधियाँ लिखनी। तो बहुत सारी विधियाँ होती हैं, तो हम चलिए बताते, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, वस्तु विधि, ऐसे बहुत सारी विधियाँ हैं। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा करके नहीं लिखा है, सिर्फ नाम लिख दिया, लेकिन आप अपनी कॉपी में जब लिखेंगे तो थोड़ा सा 2-4 लाइन के बारे में भी लिख दीजिएगा। देखिए पहले प्रश्नोत्तर विधि वह विधि होती है जिसमें टीचर जो है बच्चों को पढ़ाते समय बीच में प्रश्न पूछते हैं, ताकि उनका ध्यान लगा है नहीं लगा है इस चीज़ को जांचने के लिए। और प्रश्नोत्तर विधि से बहुत सारी चीज़ें बच्चों को आसान हो जाती है, उन्हें याद रहता है। दृष्टांत विधि जिसमें हम चित्र और कार्टून या कोई इसका सैंपल रूप दिखाकर पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। वस्तु विधि में कोई सारी वस्तुएं TLM के थ्रू करवा रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। संश्लेषणात्मक विधि जिसमें हम चीज़ को संश्लेषित करके पढ़ा रहे हैं, बड़े से तोड़ के टुकड़ों में बता रहे हैं, फिर एक एक पॉइंट पर नज़र फरमा रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। निगमनात्मक है, निगमन और आगमन विधि आपने पढ़ी है। निगमन में क्या कहा जाता है, जिसमें आपको पहले रूल बताया जाता है आपको, फिर उसके बाद सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी विधियां हैं जिनका हम प्रयोग शिक्षण में कर सकते हैं, उनको और ही प्रभावित करने के लिए, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए बच्चों को, ताकि उससे प्रभाव पड़े और उसको उनको जो दिक्कतें हो रही वो ना हो। आगे बढ़िए, 13वां है, स्वसर पाठ के उद्देश्य बताइए। इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है। स्वसर पठन का मतलब है 2 प्रकार से वाचन होता है, वाचन और पठन एक ही कौशल में आ जाते हैं। एक मौन होता है, स्वसर होता है। स्वसर का मतलब होता है जोर जोर से बोलना, मुंह से बोल बोल कर याद करना या पढ़ना या लिखना या वर्णन करना। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। आपकी वर्तनी सही होती है, आप सुलेख सही लिखते हैं। आप अगर ऐसा स्वसर पाठ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम इसके अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ते हैं। स्वसर पाठ से कभी कभी छोटे बच्चों की क्लास में काफ़ी लाभदायक होता है। और स्वसर पाठ से क्या होता है कि हम कम समय में भी कई सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा के शिक्षण दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो ऐसे 3-4 पॉइंट आप इनके उद्देश्य में ज़रूर लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, 14th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है
14 क्वेश्चन है, ज़रा गौर फरमाइए कि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आएंगे। मैं बीच में एक दिन आपको ऐसा मल्टीपल पीडीएफ देने वाली हूँ ताकि आपको चीज़ें देखिए। कह रहा है कि संस्कृत में कुछ नाम आपको यहाँ पर बताने हैं जो शायद आपने नहीं पढ़े होंगे, पढ़े हैं फर्स्ट में ज़रूर पढ़ा है। तो परवल दिया है, परवल हम पटर वही कहते हैं, जो भी कहते हैं वो है, बैल है, हाथी है, कबूतर है, मिर्च है, केला है, हंस है और लाल है। तो ऐसे शब्द आपको दिए और कह रहा है कि आपको इसके जो है संस्कृत में नाम बताने हैं। तो आप ज़रूर बता देंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? तो जैसे आपको ध्यान रखना है कि आपसे 14 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके लिए आपको जो जो नाम आते हैं वो आपको नाम बता देने हैं। तो आपको कौन कौन से नाम आते हैं? सभी आते हैं, मुझे उम्मीद तो यही है आपसे। चलिए देखते हैं फिर इनके नामों की लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको नाम है परवल दिया, तो परवल को क्या कहते हैं ज़रा बताने का कष्ट करें। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बताइए क्या होगा। आइए मैं ही बता देती हूँ। तो परवल को हम पटोला लिखते हैं, मैंने इसको लिखा नहीं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा अपनी सीरीज़ में। तो परवल को हम पटोला लिखते हैं। बैल को हम वृषभा लिखते हैं, वाह और षटकोण वाला शा और भा, तो ये वृषभा हो गया, विसर्ग लगा दीजिए। को हाथी को हम गजा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गजा लिखते हैं। ठीक, कुंजरा भी लिखा जाता है। कबूतर को हम कपोता लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कपोता, कबूतर को कपोता। मिर्च को हम मरीचिका लिखते हैं, ठीक है, कह रहे मरीचिका। मिर्च को हम क्या लिखते हैं? मरीचिका लिखते हैं। केला को हम क्या लिखते हैं? कदली फलम लिखते हैं। हंस को हम मराला क्या लिखते हैं? मराला, ठीक है। और लाल को हम रक्त लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रक्ता लिखते हैं। लाल को हम क्या लिखते हैं? रक्ता लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, छोटी छोटी हैं, आपको जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो इजी हैं उनसे ही नंबर आपको गेन करके अपने बैक लगने से बचना होगा। आइए 11 से लेके 20 तक की आपको गिनती लिखनी है। अब गिनती भी आपकी लेटेस्ट आई हुई और 18 के प्रश्न एक संभावना है कि रिपीट हो सकते हैं। तो 11 से 20 तक की गिनती तो आपको आराम से मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को ईमेल सेंड कर दूँगी और पढ़ाया भी है। तो मैं बता देती हूँ, 11 को एकादशा लिखते हैं, 12 को द्वादशा लिखते हैं, 13 को त्रयोदशा लिखते हैं, 14 को चतुर्दशा लिखते हैं, 15 को पंचदशा लिखते हैं, 16 को षोडशा लिखते हैं, 17 को सप्तशा लिखते हैं, 18 को अष्टदशा या दशन लिखते हैं, और 19 को नवदशन या एकोनविंशति लिखते हैं, और 20 को हम विंशति लिखते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं आज का 16वां प्रश्न। आपको एक दिया है श्लोक, इसका हिंदी में अर्थ बताएं। तेजसि तेपो तेजो महि देहि, वीरमषि वीर महि देहि, बलमषि बलम महि देहि, ओजस्वी ओजो महि देहि। बहुत अच्छा सा श्लोक है यहाँ पर। अब इसका कैसे अनुवाद करना है वो मैं दिखा देती हूँ। चलिए, मैंने इसका अनुवाद लिखा, आप मेरी राइटिंग में बिल्कुल मत जाइएगा, आप लोग अपनी राइटिंग अपने हिसाब से इस तरह तो बिल्कुल मत लिखिएगा जैसा मैंने लिखा है। 16वां प्रश्न है, आपको श्लोक दिया गया था। श्लोक का अर्थ है, हे प्रभु, हे भगवान, हे प्रभु, आप तेज स्वरूप हैं, आप में तेज है, आप में तेज स्वरूप है, अतः मुझे तेज स्थापित करें या आप मुझे तेज प्रदान करें। आप शक्ति स्वरूप हैं, आप मुझ में शक्ति प्रदान करें। आप सामर्थ्यवान हो, आप मुझ में भी सामर्थ्य प्रदान करो। आप ओजस्वी हो, मुझ में भी ओज प्रदान करो। मैं ओज वाली लाइन यहाँ पर लिखना भूल गई, अभी जब वहाँ पर पढ़ा तो याद आया, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ये आपके 16वें प्रश्न का उदाहरण जो आपको श्लोक दिया गया उसका शब्द अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं 17वां प्रश्न। पट धातु के लट लकार का रूप बताना है और संस्कृत के कुछ अनुवाद करने हैं। छात्र चला गया, या सुंदर है, या घर सुंदर है, मैं चित्र को देखता हूँ, गुरु को नमस्कार। चलिए, तो पहले पट धातु के लट लकार यानी कि वर्तमान काल का रूप देखते हैं। तो ये है पट धातु के लट लकार का वर्तमान काल का रूप। पठति पठता पठन्ति, पठति पठता पठत, पठावे पठाओ पठाओ, जो कि बहुत फेवरेट है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आगे चलिए, इसी के साथ देखते हैं 18वां प्रश्न। छात्र चला गया, तो छात्रा आचलति कहते हैं, क्या कहते हैं? आचलति। देखते हैं क्या है आंसर, ये देखिए, छात्रा आचलति। घर सुंदर है, यह घर सुंदर है, गृहम सुंदरम अस्ति, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पूछा गया था, देख लेते हैं। पूछा गया था, मैं चित्र को देखता हूँ, गुरु को नमस्कार। गुरु को नमस्कार को रिपीट हो गया है, गुरुवे नमः कहते हैं। और मैं चित्र को देखता हूँ, तो तीसरे का राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है, अहम चित्रम पश्यामि। देखना मतलब पश्यामि होता है।
और गुरुओं को नमस्कार। तो ये आपके 2018 के 18 प्रश्न हो गए क्लियर। मैंने आपका 15 मिनट कीमती वक्त लिया और आपको ये पेपर करवाया। तो आई होप सो कि आप सभी को पसंद आया होगा क्लासेस आपकी। जो भी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हैं वो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना मैं कर पाऊँ उतना मैं आपका हेल्प कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ। तो आई होप सो नेक्स्ट मिलते हैं, फिर चीज़ें पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।